नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के वर्कप्लेस सेफ्टी कानूनों में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव की, और इसका सीधा असर पड़ेगा माइनिंग सेक्टर पर। ये एक ऐसा बदलाव है जो दशकों पुराने नियमों की जगह ले रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जो माइंस एक्ट 1952 था वो अब खत्म हो गया है। सोचिए, 70 साल से भी ज्यादा पुराना कानून अब इतिहास बन चुका है। कह सकते हैं कि एक पूरे युग का अंत हो गया है। तो उसकी जगह पर क्या आया है? एक बिल्कुल नया और ज्यादा व्यापक कानून, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बिल्कुल नया ढांचा है। तो चलिए इस नए कोड को जरा खोल कर समझते हैं। हम देखेंगे कि इसमें सुरक्षा के लिए क्या नया है, इसका दायरा कहाँ तक है, कौन कौन लोग इसके तहत आते हैं, असली पावर किसके हाथ में है, खान यानी माइन की परिभाषा कैसे बदली है, और सबसे जरूरी बात कि इन सब बदलावों का असल में मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, सुरक्षा के लिए एक नया कोड। इसमें हम OSHW कोड के चैप्टर 1 यानी कि जो इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो एक तारीख है जो याद रखने वाली है, 21 नवंबर 2025। इसी दिन से ये नया कोड यानी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अब अगला बड़ा सवाल, ये नया कानून आखिर लागू कहाँ-कहाँ होता है, और उससे भी जरूरी कहाँ नहीं होता, इसको समझना बहुत ही क्रूशल है। तो देखिए, कुछ जगह हैं जहां ये कोड लागू नहीं होता, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज और किसी भी देश का कोई भी वॉरशिप यानी युद्धपोत। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में कोई ठेकेदार काम के लिए मजदूर लाता है और सरकार वहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो उस केस में ये कोड लागू हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए होने वाला सरकारी काम भी इसके दायरे में आ ही जाता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि कोड कहाँ लागू होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मतलब इसमें की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या हैं। उम्र की परिभाषाएं तो बहुत सीधी साधी रखी गई हैं। किशोर मतलब जिसने 14 साल पूरे कर लिए हैं पर 18 का नहीं हुआ, और वयस्क मतलब जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। अच्छा, अब आते हैं एजेंट पर। ये समझना जरूरी है, एजेंट वो कोई भी इंसान है जो मालिक की तरफ से खदान का मैनेजमेंट, कंट्रोल या सुपरविजन देख रहा है। और मजे की बात यह है कि उसे ऑफिशियली एजेंट अपॉइंट किया गया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मालिक के बिहाफ पर काम कर रहा है तो वो एजेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर या अनुबंध श्रमिक, इसकी सीधी सी परिभाषा है, ऐसा वर्कर जिसे किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या उसके जरिए काम पर रखा हो। और हाँ, इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है। तो अगर कोई वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के पास रेगुलरली काम करता है, परमानेंट बेसिस पर है, उसे समय समय पर इंक्रीमेंट मिलता है, या फिर उसे PF पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं माना जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की परिभाषा। माइंस के मामले में ये सिर्फ मालिक तक सीमित नहीं है, इसमें एजेंट भी आता है, मैनेजर भी आता है, और सबसे जरूरी बात, कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉयर माना गया है। इससे जिम्मेदारी का दायरा काफी बढ़ जाता है। तो इन सब में असली पावर किसके पास है, कौन सी सरकार जिम्मेदार है? हमारा अगला सेक्शन इसी जरूरी और हाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है, जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या उपयुक्त सरकार। यहाँ पर ये टेबल केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को बहुत साफ तरीके से बांटती है। एक तरफ देखें तो माइंस, ऑयल फील्ड्स, रेलवे, ये सब केंद्र सरकार के दायरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, इन सब की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए कोल इंडिया जैसा कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और उसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है, तब क्या होगा? कंट्रोल किसके पास रहेगा? इसका जवाब एकदम साफ है, तब भी उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार ही रहेगी। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मामले में शेयर होल्डिंग बदलने से कंट्रोल नहीं बदलता, वो केंद्र के पास ही रहता है। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जहां ये सारे नियम लागू होंगे। मतलब ये नया कोड एक माइन या खान को कैसे डिफाइन करता है।
खान की परिभाषा अब बहुत ज्यादा वाइड है। इसमें सब कुछ शामिल है, सारे शाफ्ट्स, ओपन कास्ट वर्किंग्स। इतना ही नहीं, कन्वेयर बेल्ट, आसपास की वर्कशॉप, पावर स्टेशन और यहाँ तक कि कोल वॉशरी जैसी जगहें भी खान की परिभाषा में ही आती हैं। और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। पहले वाले एक्ट के मुकाबले अब सरकारी माइंस को भी साफ साफ इस परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सवाल ये है कि इन सब कानूनी परिभाषाओं का फायदा क्या है? ये इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इनका ज़मीन पर सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। इस पूरे कोड का एक कोर प्रिंसिपल है, वो ये कि एक कॉन्ट्रैक्टर को भी मालिक की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इससे असली मालिक अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब जिम्मेदारी से भागना मुश्किल है और इससे जवाबदेही बढ़ेगी। तो अब जब लोगों, जगहों और पावर सबको इतनी साफ साफ परिभाषा दे दी गई है, तो बड़ा सवाल ये है कि ज़मीनी हकीकत में अकाउंटेबिलिटी कैसे बदलेगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।